बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में। डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन बच्चों को खामखा कंफ्यूज करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखूंगा आपका, मैं सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और कैपेसिटर के दो केसेस बचे हुए हैं आपकी बुक में, तो वो एक ही केस है, दूसरे को तो ऐसी पॉइंट में बता दिया है, लेकिन वो दो केसेस करके मैं कंसिडर क्या आपको समझाऊंगा आज। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक बार डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरे बार में क्या करेंगे, हम लोग कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक से शुरुआत करते हैं। लेकिन डाइलेक्ट्रिक भी बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाता हूँ। ठीक है, आइए बेस बनाते हैं। अगर हम लोग क्या करें, मैटर यानी मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन करें, किस बेसिस पर? इस बेसिस पर क्लासिफाई करें मटेरियल को कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कौन नहीं करता है। तो इस हिसाब से दो टाइप के आपके मटेरियल बनते हैं। कुछ होते हैं कंडक्टर्स, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये कंडक्टर्स हैं। और कुछ होते हैं आपके नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जो चार्जेस को अपने में चलने नहीं देते। और जो अपने में से चार्जेस को चलने देते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या, जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं ना बच्चों, उसकी दो कैटेगरी होती है। नॉन कंडक्टर्स की दो कैटेगरी क्या होती है? नॉन कंडक्टर्स की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं इंसुलेटर्स, एक होते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये पढ़ना है अपने को, समझे? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर दोनों के दोनों नॉन कंडक्टर है। अगर सिर्फ इंसुलेशन का काम है, सिर्फ अगर नॉन कंडक्शन का हमारा काम है, तो हम लोग वो नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा काम नॉन कंडक्टर से एनर्जी को स्टोर करवाना है, नॉन कंडक्टर लेकर के अपना काम क्या है, अपना पर्पस क्या है, एनर्जी को स्टोर करवाना है, तो तब नॉन कंडक्टर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर दोनों के दोनों क्या है? नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर सिर्फ इंसुलेशन का काम है तो इंसुलेटर बोलेंगे, और अगर एनर्जी स्टोर करवाना पर्पस है तो क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। समझ आया? क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल क्या है? नॉन कंडक्टर का एग्जांपल है आपके कौन कौन सा, ग्लास हो गया, वुड हो गया, माइका हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन कंडक्टर्स है। ये डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल है। अब डाइलेक्ट्रिक की दो और कैटेगरी बनेगी। डाइलेक्ट्रिक को हम लोग बोलेंगे, एक को बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक को बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ आ गया? ये अपने को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो बेसिकली अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल का दो क्लासिफिकेशन है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेशन का काम है तो इंसुलेटर बोलेंगे, और एनर्जी स्टोर करवाना अगर हमारा पर्पस है तो हम लोग उसको डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। किसको बोलेंगे? नॉन कंडक्टर को। डाइलेक्ट्रिक की दो कैटेगरी बनेगी, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है आपको समझा देता हूं मैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो बेसिकली एटम्स होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ प्रोटॉन्स और सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर ऑफ मास, बेसिकली सेंटर ऑफ प्रोटॉन मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स और सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोइंसाइड नहीं करते। यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग निकालेंगे, यानी दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो वो कोइंसाइड नहीं करते। उनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर, पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर। जिनमें पोल्स बनते हैं, क्या बनते हैं? पोल्स बनते हैं। समझ में आ गया? इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, उनको क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है? और जिनमें क्या करेंगे, जिनमें आपका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, उनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। आसान है। जिनमें पोल्स बनेंगे वो पोलर है, जिनमें पोल नहीं बन रहे वो क्या है? नॉन पोलर है। पोलर का एग्जांपल क्या है? पोलर का एक टिपिकल एग्जांपल HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड। और आपका नॉन पोलर का टिपिकल एग्जांपल क्या है? आपका H2, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। समझ आ गया? H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये इसके एग्जांपल मैंने आपको दे दिए कि इसमें पोल्स नहीं बनते और इनमें पोल्स बनते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो इस तरीके से ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है, आपको समझा दिया। तो डाइलेक्ट्रिक भी समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन एनर्जी स्टोर करवाना पर्पस है तो नॉन कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। उसकी दो कैटेगरी आपको समझा दी। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। दोज मॉलिक्यूल्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, दोज मॉलिक्यूल्स इन विद द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, दोज आर कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और जहां कोइंसाइड करेंगे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है? आसान भाषा में आपको समझा दिया मैंने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके ना कंडक्टर को और डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। इससे क्या फायदा होगा अभी मैं आपको समझाता हूं। इससे आपको बिहेवियर समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं।
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बताना चाहिए ताकि कंपैरेटिव स्टडी में आपको आसानी हो। तो इलेक्ट्रिक, ऐसे बोलूंगा मैं, कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग क्या कर देंगे, कंडक्टर को प्लेस कर देंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपने क्या कर दिया, कैपेसिटर की प्लेट्स ले ली या कोई भी प्लेट्स ले ली, ठीक है, 2 प्लेट्स आपने ले ली है, 2 प्लेट्स ले ली और आपने क्या कर दिया, कंडक्टर को इसमें रख दिया। इसमें ये क्या है, ये अपना कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुछ भी हो सकता है। कंडक्टर आपने रख दिया। अब कंडक्टर के पास क्या होते हैं भाई, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपने प्लेट्स के बीच में रखा है, तो प्लेट में ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में है। अब आप लोग जानते हैं कि ये कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भागते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे और क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, तो यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर कौन जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर या कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही क्या होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज उधर जमा होने लगते हैं, ये एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं अंदर। समझ में आ गया, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस बोलते हैं। समझ आ गया। तो होगा क्या, जैसे आपने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर भागेंगे, वो एक क्या करेंगे, उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सटर्नल, देखो तो अंदर इधर पॉजिटिव बन गया, इधर नेगेटिव बन गया, तो अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी उल्टे डायरेक्शन में। ये आपने लगाई थी उल्टे डायरेक्शन में, ये क्या आ गया, ई इंड्यूस्ड आ गया। तो ई इंड्यूस क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये तो आपको बताया था कि कोई भी आपके पास कंडक्टर होगा उसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वो ऐसे जीरो होती है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो अगर आप क्या कर देंगे, कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। वो कैसे जीरो होती है वो आपको समझा दिया मैंने, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ऐसा है, तो इस तरीके से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, जब आप उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलो आगे, अब अपने को क्या करना है, कंडक्टर तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी, अब अपने को डाइलेक्ट्रिक को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। समझ आ गया, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करा रहा था मैं आपकी। तो अब अपन क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे अपन, डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो आप सवाल पूछेंगे, सर कौन सा डाइलेक्ट्रिक तो दोनों है, पोलर भी है नॉन पोलर भी है, तो दोनों को रखेंगे। दो डाइलेक्ट्रिक है ना, पोलर भी नॉन पोलर, तो दोनों को रखेंगे, ठीक है ना। तो आइए, तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक दोनों को क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करा देता हूँ मैं आपको, तो आसानी हो जाएगी इससे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वही अपन ने क्या कर दिया, ऐसे 2 प्लेट्स ले ली, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ठीक है ना। इनके बीच में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो और यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। क्या रख दिया है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। छोटा बनाता हूँ ताकि मुझे और जगह मिले डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद का मुझे क्या करना है, बताना है इसके बाद का बिहेवियर कैसा होगा। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये ऐसा है। ये अपन ने क्या कर दिया, नॉन पोलर रखा। कौन सा डाइलेक्ट्रिक रखा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या रखा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में क्या होगा, ऐसे होंगे मॉलिक्यूल्स, है ना, जिसमें पोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है मैंने, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं लगाई है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यही उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं।
ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज पे मैंने क्या कर दिया, सेकेंड स्टेज में इसको उठा करके मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही उठा करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूँ मैं, तो हो क्या रहा है समझने की कोशिश करो। हो ये जाएगा कि आप समझो जरा, हो ये जाएगा कि ये जो आपका केस है सेकंड केस में ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज किधर भागेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। अभी भी वही देखा था कंडक्टर वाले केस में। तो याद रखो कि अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूँ, पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज को छोड़ दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा वो। समझ आता है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पर लगा दी, तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो आपका पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल बेसिकली स्ट्रेच हो जाएगा। ये तो होगा, फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, नेगेटिव चार्ज पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा करके मॉलिक्यूल को स्ट्रेच कर देंगे। तो मॉलिक्यूल जैसे ही स्ट्रेच हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी पोल्स बन जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है नेगेटिव। समझ आता है, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ पर जो प्लस है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि इसके बाद ये स्टेज था, इसके बाद ये सेकंड स्टेज था। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज में कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये अपनी प्लेट्स हैं, ये अपनी क्या है, प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट जो है बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ होगा कि यहाँ पर आ जाएंगे सब नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, यहाँ पर जमा हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। यानी बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सरफेस पे चार्जेस आ गए, यानी नेट डायपोल मोमेंट बन गया। क्यों डायपोल मोमेंट बन गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो क्या बन जाएगा, डायपोल। और डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको अपन किससे बताते हैं, डायपोल मोमेंट से। बताया था डायपोल वाले के आप लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, आपने ये फील्ड लगाई दी थी ई बार लगाया था आपने, तो ये उल्टी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। समझ आ गया, उल्टी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी नहीं होगी जितनी आपने एक्सटर्नल लगाई थी, थोड़ी होगी। मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, डिस्टेंस थोड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम बनाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर ये उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ई इंड्यूस्ड। समझ आ गया। लेकिन ये उतना नहीं होगा कि इसको कैंसिल कर दे। कंडक्टर में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है कि वह एक्सटर्नल फील्ड को काट दे और नेट फील्ड जीरो हो जाए। समझ आया, क्लियर हो गया। तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, ये आपकी एक्सटर्नल लगी थी, उल्टी उसने क्या बना दिया, ई इंड्यूस बना दिया। तो ई माइनस क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड। ये आपकी क्या हो जाएगी, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो इससे समझ में क्या आया, इससे समझ में आया कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो होगा क्या, चार्जेस क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएगा, चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर एक नेट, एक डाइपोल बन जाएगा। इसने इसका इफेक्ट कैंसिल कर दिया, इसने इसका इफेक्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन ये नेगेटिव बच गया, वो पॉजिटिव बच गए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस फॉर्म्स अ डाइपोल। ये डाइपोल बनेगा तो इनकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट बनेगा। ये डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उल्टे डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड से, वो एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देगी। समझ आ गया। तो इससे समझ में ही आया कि अगर आप क्या कर देंगे, कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड को वो अपने अंदर कम कर देता है, रिडक्शन हो जाता है फील्ड में। कितनी लगाई थी आपने फील्ड, ई बार, उसने क्या कर दिया, उल्टा ई इंड्यूस लगा करके उसको कम कर दिया। समझ आया, क्लियर हुआ। और यहाँ पर कुछ चार्जेस भी क्या होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सरफेस पे इसके क्या हो जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये कौन से डाइलेक्ट्रिक की बात किया, नॉन पोलर की। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे पोलर की। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। अब अपन क्या करते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक
ये लिख दिया था ना, अब यहाँ पर पोलर लिख देता हूँ ऊपर। यहाँ पर क्या है आपका, ये ऊपर का हेडिंग हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या है हमारा नॉन पोलर, अब नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है। अब क्या देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ले लेता हूँ। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि इसमें ऑलरेडी क्या है, कुछ पोल्स बने हुए होते हैं कि कुछ इस तरीके से होगा, कोई 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 कुछ इस तरीके से होगा, मान लीजिए कोई कुछ इस तरीके से होगा, कोई कुछ इस तरीके। इसमें पोल्स तो ऑलरेडी बने होते हैं, लेकिन पूरे आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। मतलब इसका इसने काट दिया, उसका इसने काट दिया, सब मिला करके क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। कब, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा गया, एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है मैंने, ये फर्स्ट केस है। इससे अब क्या होगा, इससे अपन इसको उठा करके अब क्या करेंगे, इससे अपन इसको उठा करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इसको रख देता हूँ तो वो क्या होगा पता है, ये तो पहले वही ऐसे होगा, ये वही है अपना ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, डाइपोल्स तो बने होते हैं क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल बने हैं। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गई। अब मैं एक ओवर एग्जैजरेटेड डायग्राम बनाऊंगा इसका, ठीक है। वो एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि अब वहाँ पर क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग होकर के क्या हो रहा था, ऐसे पोल्स बन रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, पोल्स तो बने हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अपने आप को रोटेट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने में, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये अपना पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, ये सब के सब ऐसे अलाइन होने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन में, तो ये ऐसे अलाइन होने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई, ये ऐसे अलाइन होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऐसे 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 अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे अलाइन होने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी कुछ वैसे ही बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस और इस साइड पे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस। एक और बना देते हैं, ये नेगेटिव चार्जेस। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या बन जाता है, यहाँ पर भी बन जाता है आपका नेट डाइपोल मोमेंट। और ये भी क्या करेगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ सब नेगेटिव जमा हो रहे हैं, वहाँ सब पॉजिटिव जमा हो रहे हैं, तो एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएंगे। और वही कहानी होगी कि जो आपका ई नेट होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ई बार, जो भी आपने लिया था ई बार माइनस ई इंड्यूस्ड। समझ में आ गया। तो चाहे आप पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो, चाहे आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देंगे। समझ में आ गया। एक स्ट्रेचिंग करके रिड्यूस करेगा, स्ट्रेचिंग करके अलग अलग हो जाएगा, उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, रिड्यूस करेगा। एक क्या करेगा, रोटेट होकर के, पोलर क्या करेगा, रोटेट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन होगा। सब पॉजिटिव यहाँ जमा हो जाएंगे, नेगेटिव यहाँ जमा हो जाएंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या करेगा, कम कर देगा। समझ आ गया। तो आप चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डालो, दोनों ही केस में क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी और नेट डाइपोल मोमेंट वहां पर बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्यों, चार्जेस सेपरेट हो गए, उससे डाइपोल बना, तो जो भी डाइपोल होगा उसकी स्ट्रेंथ किससे बताएंगे, डाइपोल मोमेंट से। तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। ये जो यहाँ पर फिनोमिना हो रहा है ना, जिसमें यहाँ पर चार्जेस क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं और यहाँ पर दो पोल्स बन जा रहे हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। यही फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। पॉजिटिव एक साइड पे हो जाओ, नेगेटिव एक साइड पे हो जाओ, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। समझ आया, क्लियर हो गया। तो अगर आप क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, इसके एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के दो सरफेसेस पर क्या होता है, दो अलग अलग चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव एक साइड पे आ जाते हैं, नेगेटिव एक साइड पे आ जाते हैं। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। समझा, क्लियर हो गया। इतना आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं था इसमें। दोनों केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो आपको दोनों की कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपको करा दी, ठीक है। चलो भी, तो पोलर नॉन पोलर हो गया और मैंने उसका बिहेवियर भी समझा दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब क्या, अब जो है कुछ और बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी है। ऐसे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे
तो पोलराइजेशन को डिफाइन कैसे किया जाएगा? पोलराइजेशन को ऐसे बोला जाएगा, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। उसी का आप लोग क्या बोलते हो? उसी का आप लोग पोलराइजेशन कहते हो, ठीक है ना। चलो, तो पोलराइजेशन जो है वही नेट डायपोल मोमेंट जो वहाँ पर बन जा रहा है, उसी को आप लोग पोलराइजेशन कहते हो। तो पोलराइजेशन जो होता है वो क्या होता है? बोथ polar and non-polar dielectrics develops charges, develops net dipole moment, develops net dipole moment, develops net dipole moment, ठीक है। हम लोग बोलेंगे this when placed in external electric field, when placed in external electric field, this phenomena is called as polarization। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो, पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, अच्छा इसका डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई बार के डायरेक्शन में होता है, जो अपन ने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, ई बार के डायरेक्शन में होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन is called as polarization density। जो मैग्नीट्यूड है पोलराइजेशन का, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक चीज़ आपको बता दी, फॉर्मूला भी बता देता हूँ। पोलराइजेशन Z से S से दोनों ठीक है, ठीक है। तो पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू नेट डायपोल मोमेंट, कोई भी डाइलेक्ट्रिक का पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है? आपका पोलराइजेशन होता है, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो Q मान लेते हैं वहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ, एक यहाँ पर एक साइड पे, एक सरफेस पे, तो प्लस Q हुआ, समझ में आ गया। तो उसको Q बोलता हूँ मैं। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू डी, एरिया इंटू लेंथ, डी और डी क्या हो गया? कैंसिल। Q अपॉन A इज सिग्मा। तो पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है पोलराइजेशन। समझा? ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी आपको समझा दिया मैंने क्या है। अब इसमें और कुछ चीज़ें बतानी है। और क्या बताना है मुझे आपको? और मुझे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बनी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनके रेशियो को क्या बोलते हैं? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। कहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी? जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे बनी ना, कितने चार्जेस डेवलप हुए सरफेस पे, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब उसके यूनिट एरिया पे कितने चार्जेस हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद के क्या होता है? के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई बार यानी ई बार हो गया, ई बार अपॉन ई बार माइनस ई इंड्यूस्ड, ये जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और एक फॉर्मूला है। यानी बेसिकली जो आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, जो आपने अप्लाई की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड बनी। नेट कैसे बनेगी? वो ये तो लगाई थी आपने, उल्टा उसने क्या कर दिया? ई इंड्यूस। तो नेट क्या बनेगा? जो भी वहाँ पर था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये जो आपके पास है ई बार, तो ई बार अपॉन क्या हो जाएगा? ई माइनस ई इंड्यूस, मतलब ये ई नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग। कुछ किताबें इसको ई नॉट बार बोलती है, इसको ई पी बोलती है, तो वो भी बता देता हूँ। कुछ किताबें इसको ऐसा भी लिखती हैं, ई नॉट बार अपॉन क्या हो जाएगा? ई नॉट बार माइनस ई पी। ई पी मतलब वो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ई पी। समझ में आ गया? ई नॉट मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की थी। तो दोनों नोटेशन का मतलब सेम है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको बता दिया मैंने
अब जो है आगे बढ़ते, तो डाइलेक्ट्रिक का एक ये भी फॉर्मूला है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा ससेप्टिबिलिटी के बारे में। ससेप्टिबिलिटी क्या है, ध्यान रखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेरी लार्ज, वरना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज, अगर लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जो आपने अप्लाई की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी बार इज इक्वल्स टू, अब क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा काय एप्सिलॉन नॉट और ई बार। ये काय ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली इसलिए आता है ताकि उसको डायमेंशनलेस बनाया जाए। इसमें जो काय आया है ना, ये चाय नहीं है, क्या है, काय। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बताता है, ये बताता है कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से पोलराइज हो सकता है, उसके बारे में आपको बताएगा, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने। काय और के में एक रिलेशन होता है, वो भी लिख लीजिए। डेरिवेशन करा सकता हूँ, नहीं कराऊंगा, काम का नहीं है, बस एंट्रेंस के बच्चों के लिए कुछ काम आ जाएगा। के इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस काय। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में ये फॉर्मूला होता है, आप लोग बस को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है इसमें। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि अपन कैपेसिटर पे चल जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखेंगे, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ जाएगा अपने को वो देखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो आइए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब placed in dielectric slab placed in between the plates of a parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर अपन क्या कर देंगे, अगर अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको थोड़ा सा पतला दूंगा मैं, क्योंकि हम लोग को वही केस दिया हुआ है, when t is less than d, ठीक है। इसको पतला लेते हैं, ये ऐसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो है इसकी थिकनेस क्या है, t, और ये इसका डिस्टेंस क्या है, d। मतलब दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस मैंने क्या मान लिया, t थिकनेस मान लिया। टेढ़ा लग रहा है, सही करते हैं इसको। तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस अपन ने क्या मान लिया, t मान ली, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या, आपने को पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक है, इधर आ जाएंगे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के पास, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, और ये क्या करेगा, इसको उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसमें हमने लगाया कितना था, ई नॉट, ये क्या करेगा, कुछ ई बार बनाएगा, और ई बार क्या होगा बताओ, ई बार अपन जानते हैं कि ई बार क्या होगा, ई बार होगा, बोलो भाई जल्दी से बोलो, ई नॉट माइनस, यानी ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, ई नॉट माइनस, इसको ई पी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, उल्टे डायरेक्शन में एक ई पी बनाएगा, ठीक है। जो नोटेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक ई पी बार बनाएगा उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो अपन से इसका स्केलर फॉर्म लेते हैं, मैग्नीट्यूड से काम चलाते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपका ई नॉट माइनस ई पी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी है, ई नेट है। ये तो ई पी उसने बनाया, तो बनी कितनी नेट, ये बनी ई नेट। समझ में आ गया, बनी कितनी, ई नॉट आपने लगाया, ई पी उसने बना दिया, तो बची कितनी है, ई नेट बची है, तो अंदर कितनी है, ई नेट है, ठीक है। और बाहर क्या है, बाहर तो अपना ई नॉट है, बाहर क्या है, ई नॉट ही है। अब क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टी थिकनेस में कितनी है, ई नेट है। ई नेट क्या है, ई नॉट माइनस ई पी, और ये डी माइनस टी, डी में से टी निकाल देंगे तो ये हिस्सा बचता है और ये हिस्सा बचता है। ये इतने इतने हिस्से में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि टी वाले थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नेट। ई नेट मतलब क्या, ई नॉट माइनस ई पी, और डी माइनस टी में ये और ये रीजन में कितनी है, ई नॉट बार है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ सिस्टम का, तो नेट पोटेंशियल कैसे लिखूंगा मैं,
V1 यानी ये T थिकनेस वाला है, इसको V1 पोटेंशियल बोलते हैं, और ये दोनों हिस्सों का जो पोटेंशियल है उसको क्या बोलेंगे, उसको V2 बोलेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का ये पोटेंशियल दोनों मिला करके V2, और इसका पोटेंशियल क्या है V1। तो ये और ये दोनों मिला करके मैंने क्या बोला है, V2 बोला है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, क्या बताया था कल मैंने, E इक्वल्स टू V/D। तो पोटेंशियल क्या होगा, E इंटू डी। कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो पोटेंशियल क्या होता है, E इंटू डी। अब V1 क्या है, यहाँ का पोटेंशियल है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, देखो T वाले थिकनेस का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नेट। ई नेट क्या है, वो है E नॉट माइनस ई पी इंटू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, E इंटू डी। तो ये डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे, वो T डिस्टेंस पे है, प्लस V2। V2 ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में, E नॉट है, मल्टीप्लाइड बाय D माइनस टी। D माइनस टी, तो ये कितने डिस्टेंस में है, ये D में से T निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस में, तो हो जाएगा D माइनस टी। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो नेट पोटेंशियल मैंने लिख दिया। अब समझने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको K के बारे में बताया था कि K क्या होता है, K होता है E नॉट अपॉन E नॉट माइनस ई पी, यही तो होता है नोटेशन, अपन E अपॉन E माइनस ई इंड्यूस लिखा था, वही तो बात है, दूसरा भी आपको बताया था मैंने। तो अगर मैं क्या कर दूंगा, E नॉट माइनस ई पी को यहाँ भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन के। तो E नॉट माइनस ई पी क्या होता है, E नॉट अपॉन के। तो E नॉट माइनस ई पी क्या होता है, E नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। E नॉट को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, T प्लस के प्लस डी माइनस टी। ये अपना क्या आ गया, नेट पोटेंशियल आ गया। नेट पोटेंशियल लिख दिया। मुझे निकालना है कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब चार्ज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, वो है Q बाई वी। तो Q अपॉन V कितना है, V है अपने पास E नॉट, ये हो जाएगा T बाई के प्लस डी माइनस टी। समझ आ गया, अब सबर करो, अब मैं आगे का पार्ट बताऊंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, क्या पढ़ाया था आपको मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भाई जो अपना C क्या आया पहले लिख देते हैं। C क्या आया, Q अपॉन E नॉट, और ये क्या आ गया, T बाई के प्लस डी माइनस टी, ये अपने पास आ गया। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। Q क्या होता है, Q होता है बेसिकली, या E क्या होता है पहले वो देखते हैं। E नॉट, E नॉट क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई थी, है ना। तो E नॉट जो है, E नॉट किसके इक्वल होगा, E नॉट होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये E नॉट कहाँ पर है, ये इतने रीजन में है, ये रीजन में E नॉट है, और अपने को पता है चार्ज प्लेट के बिल्कुल बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। और ये रीजन में भी क्या है अपने पास, बताइए, ये अपने पास क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों मिला करके नेट फील्ड क्या होती है, ये कल के लेक्चर में बताया था मैंने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिला करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दो, डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दो, उसके बाद जो जगह बच रही है डी माइनस टी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल बताया था मैंने, कल के लेक्चर में जाकर के देखिए, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा की जगह लिख देता हूँ मैं Q अपॉन ए। Q और Q कैंसिल, बचेगा क्या बताइए, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बताइए, अंदर बच जाएगा आपके पास, हाँ अंदर बच जाएगा T प्लस के, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, D माइनस टी पहले लिख देता हूँ, और प्लस T बाई के। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, ये है आपका कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आपने निकाल लिया कि अगर आप लोग क्या कर देंगे, कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो ये अपने को समझना था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अगर क्या कर देंगे अपन, कोई मेटालिक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, तो अपने को वो समझना है। तो मेटालिक प्लेट इंट्रोड्यूस करने पे क्या हो जाएगा, ये मैं आपको वो समझा देता हूँ। मेटालिक बेसिकली क्या है, कंडक्टिंग स्लैब, मेटालिक प्लेट नहीं कंडक्टिंग स्लैब। तो अगर कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे, थिकनेस कम है, तब क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए conducting slab introduced
between plates of parallel plate capacitor, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो अपने पास क्या है, वही कहानी है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब आप मेटालिक प्लेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मेटालिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी मेटल का है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये मेटल है, यानी बेसिकली कंडक्टिंग है मान लीजिए। तो कंडक्टिंग है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये आप लोग जानते हैं, यहाँ नेगेटिव जमा हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव जमा हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, एक ऐसी उल्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो E0 बार है और यहाँ पर E क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नेट फील्ड। तो मुझे बताओ अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बार सिर्फ इतने ही रीजन में रही, सेम वही कहानी, वो तो सिर्फ क्या होगा, ये T है और T जो है वो लेस देन क्या है, D है, D जो है ये है, तो T लेस देन D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बार सिर्फ इतने रीजन में, इतने रीजन में, समझ में आती बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर तो जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो जीरो इंटू कौन सा डिस्टेंस, टी डिस्टेंस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब जो डिस्टेंस बचा वो कौन सा बचा, ये बचा D माइनस टी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0 है, और ये क्या हो जाएगा D माइनस टी, नेट पोटेंशियल, देयरफॉर V क्या हो जाएगा, E0 और ये जाएगा D माइनस टी, क्या आ गया नेट पोटेंशियल, ठीक है। अब कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है क्या आपका Q अपॉन V, समझ में आ गया, कैपेसिटेंस क्या होता है Q अपॉन V। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा Q अपॉन क्या हो जाएगा E0 और ये जाएगा D माइनस टी, ठीक है। अब जो है E0 क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है जो कि होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q अपॉन ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जाएगा D माइनस टी, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन A, तो उसकी जगह लिख देता हूँ मैं Q अपॉन A, Q और Q कैंसिल, बताइए क्या बचेगा, बताइए आपके पास बचेगा, ये बचेगा A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा D माइनस टी, ये आपके पास क्या है, आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कब, जब आप क्या कर देंगे, कोई कंडक्टिंग स्लैब को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये आपको बता दिया मैंने। अब इसको अगर हम लोग को अगर ये नहीं होता, ये कोई भी स्लैब नहीं होता यहाँ पर, तो एयर या वैक्यूम में कितना होता कैपेसिटेंस, तो अपन जानते हैं, कल निकाला था, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, एयर या वैक्यूम में K का वैल्यू 1 होता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी ये होता, ये अपन जानते हैं। तो मैं आपको अब ये बताता हूँ, कैपेसिटेंस क्या आया कंडक्टिंग स्लैब में, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, D माइनस टी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं D से मल्टीप्लाई D से डिवाइड करता हूँ। तो D से मल्टीप्लाई D से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इंटू क्या हो जाएगा, ये मतलब ये D को यहाँ ले गया और D अपॉन D माइनस टी को मैंने साइड में कर दिया, ये D को यहाँ ले गया, इसको यहाँ पर लेकर आ गया। A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D क्या होता है, ये तो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम होता है, इंटू D अपॉन D माइनस टी, ये कैपेसिटेंस क्या था, मीडियम, यानी बेसिकली आपने कंडक्टिंग स्लैब जो लिया था। तो अगर आप क्या कर देंगे, कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना कुछ, इसका मतलब आप अगर क्या कर देंगे, वैक्यूम में आपने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखा तो कुछ आया, ये आया C वैक्यूम, कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा, D अपॉन D माइनस टी, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब का क्या है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई मतलब बढ़ गई वैल्यू, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय D, यहाँ पर D अपॉन D माइनस टी, ठीक है ना। तो बेसिकली इन इफ conducting slab is introduced, then C increases, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, आई होप मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया कि बेसिकली क्या है हमारा कैपेसिटेंस, जब हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और या फिर हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ गया, उसको बहुत आसानी से बताया जा सकता था, कैसे करते हैं, K का वैल्यू में इन्फिनिटी बता देता सीधा, क्योंकि मेटल के लिए वही होता है, और फिर ये एक्सप्रेशन आपका आ जाता है। लेकिन मुझे पूरा समझाना था कि बेसिकली ये आता कैसे है, उसका एक्चुअल स्टेप क्या है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर एंड हो जाता है, तो इतना 2020-21 बैच के लिए रिक्वायर्ड है। बचा के आपकी एक्सरसाइज वो आपको आगे अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छे से पढ़िए, अच्छा सपोर्ट करिए और मुझे बताइए, आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ और बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले।
बच्चे क्या क्रैप देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं यूट्यूब पे क्या है, कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बुक रीड कर लो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बस ये ऐसा हो गया। तो सारी चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।